Hello everyone. We are doing ion equilibrium. We did with Lewis concepts of acid and base. These are types of Lewis acids and types of Lewis base, which I explained in last class. Okay. Then we had to do a note that all Arrhenius acids are Bronsted acid, but all Arrhenius bases are not Bronsted base. All Lewis bases are Bronsted bases, but all Bronsted acid may not be Lewis acid. Lewis theory does not specify that an electron pair must be transferred. Okay, it is not transferring, but there is a sharing of electrons between two atoms to form a coordinate covalent bond. So these are the points you have to remember, which can be either given in MCQs or multiple choice questions. This will be helpful to you. Okay, now next, throughout the chapter I told you तीनों में से भी कौन सा परफेक्ट थियरी है. तो आई टोल्ड यू अरेनियस थियरी हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं. अभी भी हम देखते हैं कि अरेनियस थियरी के हिसाब से एसिड में हाइड्रोजन होना चाहिए, बेस में OH होना चाहिए और सॉल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Ba. तो इन जनरल थ्रू आउट द चैप्टर Ha मतलब एसिड, BOH मतलब बेस और सॉल्ट मतलब Ba. तो तीनों थियरी में से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी अभी भी अरेनियस थियरी है. ओके, so that you have to keep in mind. So throughout the chapter we have to keep in mind that Ha, wherever I write Ha means acid, BOH is base and Ba is represented as salt. Okay, now what is the difference between ionization and dissociation? Can anybody explain what is ionization and what is dissociation? Ionization और dissociation में क्या फर्क होता है? No one. Chalo, I ask question, what is difference between dissociation and ionization? Okay, what is difference? In ionization ions are formed from a covalent substance like HCl में ions already नहीं होते. जब उसको पानी में डालोगे तो वो ions form करेंगे. और dissociation में क्या होता है? Ions are already present. Sodium chloride is an ionic compound. Already sodium positive, chlorine negative ions है already. तो जैसे ही पानी में डालोगे ions separate हो जाएंगे. So dissociation is separation of free ions and ionization is formation. अभी याद है मैंने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिखाया था. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? हाँ, दोनों भी अल्फा ही होता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखो या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लिखो, बोथ आर सेम ओनली अल्फा. क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ आयन्स अपॉन टोटल आयन्स और टोटल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हमको वहां से लेना देना नहीं है कि वो फॉर्म हुआ कि सेपरेट हुआ. हम देखेंगे कितने आयन्स है और इनिशियली हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे. सो आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सेम ही रहेगा. पर खाली तुम्हारी नॉलेज के लिए आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन वर्ड में डिफरेंस क्या है वो समझाने के लिए मैंने खाली लिखा है
कि आयोनाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स एंड डिसोसिएशन इज जस्ट अ सेपरेशन ऑफ आयॉन्स. ओके, हाँ, जस्ट स्टार्टेड, राइट, या शादाब. Okay, so is it clear up till here, ionization and dissociation? Okay, now we'll go further. Today we are doing dissociation constant of weak acid. Now what is the dissociation constant of weak acid? Consider, मैंने बोला अभी पूरे चैप्टर में जो लेट ज्वाइन करे खाली इतना ध्यान रखो कि मैंने बोला था कौन सी थियोरी परफेक्ट है तीनों थियोरी में से. तो आज भी हम अरेनियस थियोरी वाइडली एक्सेप्ट करते हैं. एसिड में HA देखते हैं, मतलब H होना चाहिए, बेस में BOH होता है और सॉल्ट में BA, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो थ्रू आउट द चैप्टर एसिड विल बी HA, बेस विल बी BOH एंड सॉल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एज BA. ठीक है. नाउ हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, नोट मैंने लास्ट टाइम लिखा था इधर तक और ये अभी मैंने शुरू किया. ठीक है, देखो अगर हम इन जनरल तुमको MCQs में अभी देखो लुईस थ्योरी के हिसाब से ईथर आर बेस, अल्कोहल्स आर बेस. ओके, और मैंने तुमको बोला कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी आज भी अरेनियस है. अभी तुमको MCQ में क्वेश्चन आया ईथर्स आर एसिड बेस एम्फोटेरिक के न्यूट्रल, तो तुम क्या लिखोगे? The question is ethers are acid, base, amphoteric के neutral. So what is your answer? शिफा, एम्फोटेरिक कहां से आएंगे? एसिड कैसे ऋषभ? ईथर क्या होता है? देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. आर ईथर है और लुईस थ्योरी के हिसाब से वो बेस है क्योंकि दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, lone pair of electron, so they are Lewis base. Amphoteric means which can act acid also and base also, and neutral means which is neither acid nor base. Amphoteric means both, it is acid also and base also, and neutral means either it is neither acid nor base. अभी तुमको क्वेश्चन आया है ईथर्स आर एसिड बेस एम्फोटेरिक के न्यूट्रल, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? हाँ शिफा, शादाब, दोनों भी इनकरेक्ट हो. और कोई? चलो आंसर ट्राई करो. अंगद, यश, नेथन पार्ट ले, आंसर्स दे. बशर, दिया, हुमेरा, राज वेरी पैसिव नाउअडेज. हाँ, मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन है ईथर्स आर एसिड बेस एम्फोटेरिक और न्यूट्रल. ओके, तो हाँ बहुत लोगों ने ओके, ठीक है, साथ तुम्हारे कंफ्यूजन में दूर करूंगा. जेन एसिड कहां से आ गया? एसिड तो दूर दूर तक नहीं है ईथर. ओके, अभी सब लोग ध्यान दो. मैंने बोला इन जनरल वी एक्सेप्ट ओनली अरेनियस थ्योरी. तो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है? विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. बेस क्या होता है? विच प्रोड्यूस OH आयंस. अभी ईथर में ना H है ना OH है, ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा ना OH प्रोड्यूस करेगा. तो अरेनियस थियरी के हिसाब से ईथर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. ठीक है, तो मैंने अगर तुमको इन जनरल पूछा ईथर्स आर एसिड बेस एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, तो ईथर हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि ना वो हाइड्रोजन दे सकता है ना OH दे सकता है.
ठीक है, अगर तुम्हारा वहां पे क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू लुईस थियरी ईथर्स आर, तो लिखना है दे आर लुईस बेस। मतलब कोई और थियरी, लॉरे ब्रॉन्स्टेड थियरी या लुईस थियरी के हिसाब से तुमको अगर किसी को डिफाइन करना है तो साइंटिस्ट का नाम साथ में लेना पड़ेगा। ओके, जैसे अमोनिया, अमोनिया इज लुईस बेस, amines are Lewis base, amines are amphoteric according to Lore Bronsted theory, but amines are neutral according to Arrhenius theory। ओके, अमोनिया, तो अमोनिया अगर आया ना NH3, तो अकॉर्डिंग टू शिफा अरेनियस थियरी के हिसाब से, अरेनियस थियरी के हिसाब से ईथर, ईथर अगर पानी में डालोगे तो H प्रोड्यूस करेगा कि OH प्रोड्यूस करेगा? अगर तुमने ईथर को पानी में डाला तो ईथर H आयंस प्रोड्यूस करेगा कि OH आयंस प्रोड्यूस करेगा? शिफा आंसर माय क्वेश्चन। कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग इन जनरल कौन सी थियरी लेते हैं? अरेनियस थियरी। तो अरेनियस थियरी के हिसाब से हमको देखना है कि उसमें H है कि OH है। तो हम जब भी कोई सब्सटेंस हमको एसिड, बेस, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल बताना है तो हम सिर्फ अरेनियस थियरी के हिसाब से ही बताएंगे। अगर किसी और थियरी के हिसाब से हमको ये एसिड या बेस बोलना है तो हमको साइंटिस्ट का नाम साथ में लेना पड़ेगा। अगर हमको बोलना है ईथर बेस है तो बोलना पड़ेगा ईथर्स आर लुईस बेस, उसको खाली बेस बोलोगे तो नहीं चलेगा। अमोनिया, अमोनिया इज लुईस बेस बट अकॉर्डिंग टू लॉरे ब्रॉन्स्टेड थियरी अमोनिया इज एम्फोटेरिक, तो साइंटिस्ट का नाम साथ में लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इन जनरल अगर तुमको किसी ने पूछा कोई भी सब्सटेंस के बारे में तो तुम एसिड है, बेस है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, तो तुम खाली अरेनियस थियरी को दिमाग में रख के ही आंसर्स दोगे। अगर किसी और थियरी के हिसाब से अगर आंसर देना है तो साइंटिस्ट का नाम साथ में होना चाहिए। एवरीबडी फॉलोड व्हाट आई सेड? एनी डिफिकल्टी? कम ऑन से यस और नो। ओके, चलो, तो पूरे चैप्टर में एसिड के पास H होना चाहिए, बेस के पास OH होना चाहिए, और सॉल्ट को इन जनरली हम BA ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, we'll have to learn all the examples, शादाब। या सो आई ट्राई टू गिव यू ऑल, वो नोट्स मैंने भेजे हैं ना, उसमें मैंने ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, रीड इट, नॉट टू बाय हार्ट इट बट जस्ट रीड इट फॉर योर नीट जेई के लिए। ओके, लुईस थियरी और ब्रॉन्स्टेड थियरी अलग अलग है शिफा, थोड़ा पढ़ा करो, रीड करा करो, वापस से एक बार रिवाइज करो। ब्रॉन्स्टेड थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी अलग है और लुईस थियरी अलग है। ब्रॉन्स्टेड थियरी में प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला है और लुईस थियरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। नो, आई जस्ट स्टार्टेड शादाब, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग विद। ओके, फिर डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन मैंने समझाया। आयोनाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस। ये कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, ये आयोनिक कंपाउंड में होता है। खाली डिफरेंस समझा रहा हूं। ओके, खाली क्या है कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ओके, नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखा तो भी सेम और डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा तो भी सेम। ओके, तुमको पूछा व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आंसर यही होगा। अभी कंसीडर करो वीक एसिड HA का डिसोसिएशन, इन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड HA। अभी HA को पानी में डालोगे तो H+ और A- आयंस क्रिएट करेगा। इसको लोमा अप्लाई करो,
अप्लाई लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट Ka को बुलाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और यही इसका डेफिनेशन है, इट इज अ कांस्टेंट ऑब्टेन by applying law of mass action to the dissociation reaction of weak acid. Okay, how will you define this? How will you define Ka? It is a constant obtained by applying law of mass action to the dissociation reaction of weak acid. Okay, so it is an equilibrium constant obtained by applying law of mass action to the dissociation equilibrium of weak acid at constant temperature. सबको समझा के क्या है? एनी डिफिकल्टी? जब एक एसिड के डिसोसिएशन रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हो और जो कांस्टेंट मिलता है वो कांस्टेंट को हम बुलाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हम लर्न करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। नाउ व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस? कंसीडर अ वीक बेस BOH, जब पानी में डालोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा P प्लस एंड OH माइनस आयोन्स। अभी इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है Kb। नाउ Kb इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये Kb को बुलाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। How will you define this Kb? It is a constant obtained by applying law of mass action to the dissociation reaction of weak base at equilibrium at constant temperature. नहीं, ये प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट, ये लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है बशर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट एंड राइट साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट एंड राइट साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट कंबाइन होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है। हाँ, सो रिवर्सिबल है ना, सो रिएक्टेंट डिसोसिएट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो कांस्टेंट, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज concentration of product upon concentration of reactant. Yeah, Bashar got it? अंगद, नेथन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिद्धार्थ, you all are following or no? Okay, what about Angad? Yes, got it now? Okay, if you all are not getting, ask me questions. Okay, so everybody understood what is K and Kb. Now see what is, why we are finding this K and Kb. Okay, अभी मैंने तुमको बोला था कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे HCl, HNO3, HBr, HI, वो सब एसिड स्ट्रॉन्ग है और उनमें अल्फा हमेशा 1 होगा। पर अगर मैं तुमको 2 वीक एसिड दे दूं, समझो मैंने दिया एसिटिक एसिड, हाँ, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड या तो बेंजोइक एसिड, अभी उन दोनों एसिड में से कौन स्ट्रॉन्ग? तो हम क्या करते हैं, उनके Kb वैल्यूज कंपेयर करते हैं और जिनकी Kb वैल्यू ज्यादा होती है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, व्हाट आर सिग्निफिकेंस, व्हाई वी हैव टू फाइंड दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हाँ हाँ, Ka वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन एसिड एट गिवन टेम्परेचर, एसिड के लिए Ka
और बेस के लिए Kb. Now Ka value is fixed for a particular acid at given temperature. K depends only on temperature. K is independent of concentration. Larger the value of Ka, stronger is the acid. जितनी K की वैल्यू ज्यादा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग. एवरीबॉडी फॉलोड. तो ये है सिग्निफिकेंस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के सिग्निफिकेंस है ये. अभी ध्यान दो, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो बराबर से. अभी दो एसिड दे रहा हूं, ए और बी, और इनकी के वैल्यूज है 10⁻³ एंड 10⁻⁵. अभी इन दोनों एसिड में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? हाँ शादाब करेक्ट, साद करेक्ट, जैन करेक्ट, शिफा करेक्ट, ऋषभ करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? लास्ट पॉइंट रीड करो. लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए. नेथन ये रीड कर. लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. हाँ आयशा करेक्ट, बशर करेक्ट. नेथन 10⁻³ और 10⁻⁵ में कौन बड़ा है? विच इज बिगर? या अंगद वेरी गुड करेक्ट. उमेमा के क्यों लिख रहे हो? Ka values are given for 2. You all have to say. हाँ A very good. हाँ A. Mrunali A very good. So answer is Ka of A is greater than Kb of Ka of B, and therefore acid A is stronger than B. ठीक है. अभी देखो ये pKa. pKa का मतलब होता है, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग टू द बेस 10. अभी बराबर सुनना तुम लोग. P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka. अभी K की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3. सो आई विल सब्स्टिट्यूट 10⁻⁻3. अभी लॉग में ये -3 आगे आ जाता है, पावर कम्स इन फ्रंट, तो ये -3 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3. लॉग 10 टू द बेस 10 क्या हो जाता है? ओनली 1. लॉग 10 टू द बेस 10 इज 1. तो आंसर क्या आएगा? ओनली 3. एवरीबडी फॉलोड. तो अभी पीके एस ए का पीके वैल्यू कितना हो जाएगा? 3. अभी बी का पीके वैल्यू बताओ. व्हाट विल बी पीके वैल्यू ऑफ बी? या जेन करेक्ट? हाँ शिफा करेक्ट, शादाब करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, आयशा करेक्ट, मृणाली करेक्ट. चलो मुझे सबके आंसर चाहिए. हाँ ओम करेक्ट, नेथन करेक्ट, अंगद करेक्ट, उमेरा इनकरेक्ट. उमेरा मैंने बोला पी के ए वैल्यू ऑफ बी. बी की पी के वैल्यू बताओ. बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ बशर, अमृता करेक्ट. उमेरा जैसे मैंने ए के लिए फाइंड किया, तुम बी के लिए फाइंड करके बताओ कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी. हाँ शादाब योर कंक्लूजन इज करेक्ट. हाँ उमेरा नहीं समझ आ रहा है? हाँ जीशान मलिक करेक्ट, 7 करेक्ट. देखो हाँ समझा ना. तो अभी यहाँ पे 10⁻³ की जगह पे तुम 10⁻⁵ डालो तो 5 आगे आ जाएगा, और log 10 टू द बेस 10 5 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5. तो ए की पीके वैल्यू 3 है और बी की पीके वैल्यू 5 है. जैसे पीके वैल्यू है ना, वो एक तरह का वैल्यू ही है शिफा. पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग 10. पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग 10. जैसे के एक स्केल है, पीके भी एक स्केल है. हाँ अभी बताओ दोनों एसिड में से ए और बी में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? ए स्ट्रॉन्ग है कि बी स्ट्रॉन्ग है? ए की पीके वैल्यू 3 है और बी की पीके वैल्यू 5 है, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? हाँ ऋषभ, आयशा, शादाब करेक्ट, शिफा करेक्ट.
यश करेक्ट, 7 करेक्ट। बाकी लोग आंसर दो। हाँ हाँ आयशा वेरी गुड। बाकी लोग आंसर दो, कौन सा एसिड ए और बी में स्ट्रॉन्ग होगा? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। राज इज नॉट आंसरिंग। नेथन गिव मी आंसर। अंगद, हाँ बशर, हाँ राज इनकरेक्ट। राज एंड बशर, बी फॉर बशर इज इनकरेक्ट। देखो राज और बशर ध्यान दो, एसिड तो एसिड तो ए ही स्ट्रॉन्ग है ना। अगर मैंने स्केल चेंज किया तो दूसरा एसिड कैसे रॉन्ग हो सकता है? बशर तुमने बी लिखा है, देख ऊपर गधा, यू हैव रिटन बी। ओके, एंड राज आल्सो गेव बी आंसर। ओके, चलो अभी एसिड तो ए ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा? देखो, लार्जर वैल्यू ऑफ के और स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी के, ये समझा? लार्ज वैल्यू ऑफ के ए और स्मॉल वैल्यू ऑफ पी के इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। मतलब अगर तुमको कभी भी कोई 3 या 4 एसिड्स के नाम दिए हुए और उनकी के वैल्यू दी हुई है, तो तुम क्या देखोगे? जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग, और अगर उनकी पीके वैल्यूज दी हुई है तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग। ओके, तो के टर्म्स में लार्ज वैल्यू देखोगे, पीके के टर्म्स में स्मॉल वैल्यू देखोगे। ठीक है, तो दोनों भी एक तरह का स्केल है। एक के स्केल है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पी के ए का मतलब होता है, पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। अब ये पीके क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो कंफ्यूजन होता है, 10⁻³ 10⁻5 कौन सा बड़ा है, तो सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो अवॉइड कंफ्यूजन दूर करने के लिए पीके बनाया गया, ताकि 3, 5, 7 ऐसे वैल्यूज आएगी तो इजी हो जाएगा कंपेयर करना। पर अभी यहाँ पे तुमको और कंफ्यूज करते हैं दोनों वैल्यू देख करके। ये पीके का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि कंफ्यूजन दूर हो, पर अभी नीट जेई वाले दोनों पूछ के तुमको बच्चों को और कंफ्यूज कर देते हैं कि के भी वैल्यू पूछते और पीके वैल्यूज भी पूछते। ओके, तो ये हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं लोग। एवरीबडी फॉलोड व्हाट आई एम सेइंग नाउ, बट आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद इट कि कभी भी एसिड्स की वैल्यू कंपेयर करनी है। देखो ऑर्गेनिक में हमने बार बार ये किया है कि सब एसिड्स के वैल्यूज पीके वैल्यूज हमेशा मैंने दिए है। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि के की वैल्यू है तो लार्ज होनी चाहिए, पीके की वैल्यू होनी चाहिए तो स्मॉल होनी चाहिए, तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शिफा, इनकी के वैल्यूज +34 कभी आएगी ही नहीं। ये एसिड सब वीक है, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती है, 10⁻⁻ पावर्स होते हैं, और इसीलिए हम लोग उनका पीके फाइंड करते हैं ताकि वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए। इज इट क्लियर? तो कोई एसिड में के वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी ही नहीं, के वैल्यू 10⁻⁻ पावर्स में ही होगी। हाँ, -34 हुआ, -34 हुआ, तो के की वैल्यू क्या हो, 10⁻⁻34 हुआ तो क्या होगा? खाली 34 हो गया, तो सबसे वीक एसिड हो जाएगी, क्योंकि पीके के टर्म्स में वो छोटी वैल्यू होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा। पीके 34 आया मतलब वो वेरी वीक एसिड। शिफा समझा? चलो अभी सेम वे, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, Kb वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन बेस एट गिवन टेम्परेचर। ये ध्यान देना वापस है, Kb डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। या तो लिख सकते हो
Kb increases with increase in temperature. Kb is independent of concentration. अभी लास्ट कंक्लूजन दोनों के लिए सेम. Larger the value of Kb or smaller the value of pKb, stronger is the base. तो बेस के लिए हम क्या देखेंगे? Kb वैल्यूज देखेंगे. जितनी Kb की वैल्यू बड़ी और pKb की वैल्यू छोटी, उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा. तो बेस के लिए हम pKb कंपेयर करते हैं और एसिड्स के लिए pKa कंपेयर करते हैं. इज इट क्लियर? एनी डिफिकल्टी अप टिल हियर? Okay.